हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी मध्य प्रदेश पीएससी ने सेट का सिलेबस क्या होगा। हालांकि ये पुराना ही सिलेबस है, इसके बारे में भी बता दिया है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम पैटर्न से निकल कर आ रही है। क्या एग्जाम पैटर्न में चीजें पुरानी रही हैं, क्या उसमें बदलाव हुए हैं, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे बेटा, तो इसमें एग्जाम पैटर्न को अगर आप अच्छे से देखें तो एक विज्ञप्ति आई थी और इस विज्ञप्ति में हमसे जो है इस विज्ञप्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिनांक 6/1/2026 को आई है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो होने वाली है, इस 2025 की परीक्षा में अगर आप देखेंगे बेटा तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 में आयोग की वेबसाइट पर जो क्या डाला गया था बेटा, परीक्षा योजना डाली गई थी। परीक्षा योजना वही सेम की सेम है, अर्थात सिलेबस जो आपका पुराना वाला था वही सिलेबस रहने वाला है। केवल अंग्रेजी विषय का जो सिलेबस है वही बदलेगा। तो अंग्रेजी विषय का सिलेबस ही चेंज होगा, बाकी के अन्य सहायक प्राध्यापक के लिए जो सिलेबस दिए गए हैं वही रहने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि आपका सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अंग्रेजी विषय को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट के बच्चों के लिए ये अच्छी बात यह है कि पुराना ही सिलेबस है। ठीक है, अंग्रेजी विषय को छोड़कर बाकी सारे बच्चों के लिए वही सिलेबस है। तो ज्योग्राफी विषय वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, हमारा पुराना ही सिलेबस है। वही 5 यूनिट एमपी की रहेंगी पहले पेपर में और 10 यूनिट सेम की सेम किसमें रहेंगी बेटा, हमारे ज्योग्राफी के पेपर में रहने वाली, पेपर 2 में रहने वाली है। तो यहां पर इस विज्ञप्ति के माध्यम से ये तो तय हो गया बेटा कि हमारा सिलेबस वही है जो 2022 में और 2024 में था, अब वही 2025 में भी रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको ये चीज की जानकारी आयोग ने 6 तारीख को दे दी थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें हम बेटा, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल कर आती है कि अगर आप इसमें देखिएगा तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अब और बेहतर तरीके से करने का मौका मिला है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक डेडिकेटेड बैच आप कब लॉन्च करेंगे, तो हमारा एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है। इसके लिए आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ऑल एग्जाम प्लेस लेकर आया है, जिसकी फीस मात्र 2000 रुपए यानी 1999 रुपए ही रखी गई है। तो बहुत ही मिनिमम फीस के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी कोर्स का जो है नया बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसको आप ले सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो आपको ऑफर दिया जा रहा है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बता दें बच्चों कि सेट एग्जाम, एमपी सेट एग्जाम की भी डेट बढ़ गई है। पहले डेट 11 जनवरी थी, अब डेट हो गई है 1 मार्च। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, सेट एग्जाम की तैयारी को भी बेहतर बनाना है। उसके लिए भी हमारा बैच चल रहा है, आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन करके जो है सेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वैसे भी जब सेट एग्जाम क्रैक होगा तभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर पाएंगे। ठीक है, तो सेट और नेट एक अगर बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी है जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चल रहा है बैच, इसकी फैसिलिटी का भी आप लाभ उठाइए। अब देखिए बेटा कि विज्ञप्ति के बाद विज्ञप्ति में कहा गया है कि परीक्षा योजना भी इसमें विज्ञप्ति के साथ आपको इसमें दी गई थी कि परीक्षा योजना क्या रहने वाली है। तो एमपी सेट एग्जाम की परीक्षा योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, एमपी सेट एग्जाम में जो एग्जाम प्लान है उसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ अगर बात करें एक बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव तो नेगेटिव मार्किंग हुआ है। और साथ ही साथ कहें हम कि नेगेटिव मार्किंग के साथ एक चीज आ गई है कि जो 4 नंबर के प्रश्न थे उन 4 नंबर के प्रश्नों को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो परीक्षा की योजना क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा किसका रहता है बेटा, जीएस का रहता है, सामान्य अध्ययन रहता है।
जो विशेष तौर पर मध्य प्रदेश का कहलाता है। किसका कहलाता है बेटा? एमपी का कहलाता है। इस प्रश्न पत्र में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें एमपी के बारे में जानकारी मिलती है। एमपी का जो प्रश्न पत्र है ये कितने नंबर का आता है बेटा? ये आता है हमारे, अगर बात करें प्रश्नों की संख्या 50 है और पूर्णांक कितने हैं बेटा? 200, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। और साथ ही साथ कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा? 1 घंटे, यानी 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी 200 नंबर के पूर्णांक है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र अपने सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये ज्योग्राफी के लिए है, बाकी अदर के लिए पॉलिटी, इकोनॉमी और अलग सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। इसमें देखें तो 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 600 हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनका अगर योग देखें तो टोटल 200 प्रश्न आएंगे और वो भी कितने के रहेंगे बेटा? 800 मार्क्स के रहेंगे। इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है, साक्षात्कार 100 नंबर का रखा गया है। तो टोटल मिलाकर कुल अंक कितने हो जाते हैं बेटा? 900 अंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कहें तो इस एग्जाम पैटर्न, जो पुराना एग्जाम पैटर्न था वही एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न के साथ में कोई बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम कहते हैं कि बड़ा बदलाव हुआ है तो क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा एग्जाम इस पैटर्न में तो वैसे अगर बात करें आप तो यहां पर तो वही का वही है जो सेम पुराना था, 22 में भी था और 24 में था। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक लाइन लिख दी गई है, इसको देखिएगा, एक लाइन लिख दी गई है यहां पर। इसमें अगर आप देखोगे तो पहली बात तो अभ्यर्थियों को एक से अधिक विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं है, मतलब आप एक से अधिक विकल्प नहीं चयन कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा और ऐसा करे जाने पर उसे अनुत्तरित यानी अनअटेम्प्ट माना जाएगा। एक से अधिक अटेम्प्ट नहीं करने, ये भी इन्होंने जो है हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी विज्ञप्ति में महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपकी यहां पर लिखी गई है। क्या है बेटा? ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में? ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी गई है। क्या कहा गया है ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में? तो इसको देखिएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन के बारे में हमसे कहा गया है, यहां पर अच्छे से दिख रहा है आपको कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा 4R माइनस W। ठीक है, 4R माइनस W की ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति है। इस पद्धति को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो 4R माइनस W की ऋणात्मक पद्धति है ये। यहां पर अगर आप देखोगे इसका यहां पर R और W का क्या मतलब है? तो R का मतलब है सही उत्तरों की संख्या और W का मतलब है गलत उत्तरों की संख्या, यानी R मतलब राइट आंसर हो जाएंगे और W मतलब रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो राइट और रॉन्ग आंसर यहां पर दिए गए हैं। और फिर जो लाइन लिखी गई वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है बेटा? प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अर्थात अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर गलत करते हैं बेटा तो आपको गलत पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा और ऊपर से 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, 1 अंक सीधा कटेगा। अगर 10 क्वेश्चन गलत करें तो 10 अंक आपके सीधे कट जाएंगे बेटा। आई बात समझ में? 20 क्वेश्चन गलत करें तो 20 अंक सीधे कट जाएंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और 80 क्वेश्चन गलत, 80 सही है 20 गलत है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 आपके नंबर कट जाएंगे। 80 मतलब आपके मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि 80 आपके सही है और 20 आपके गलत हैं। तो 8 चौकी 32, 320 तो ये आपके नंबर हो रहे हैं, लेकिन इसमें से 20 आपने गलत किए हैं। तो 20 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 20 आपके इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 320 में से कितने हो जाएंगे बेटा? 20 माइनस, तो 300 नंबर ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि जितने आप गलत करोगे उतने नंबर आपके काट लिए जाएंगे और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, बहुत सीरियसली लें। और नेगेटिव मार्किंग आपके लिए अच्छा भी संकेत दे रही है, बुरा भी संकेत दे रही है। बुरा संकेत ये दे रही है कि इसको सीरियसली लेना है, अच्छा संकेत ये है कि अब तुक्का वालों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो तुक्के में अंदर हो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। अब फेयर सिलेक्शन, अब उसी बंदे का, सही बंदे का ही सिलेक्शन होगा, या कह सकते हैं जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसी का ही सिलेक्शन होगा बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग से जो कचरा है वो हट जाएगा। अब अच्छा ही विद्यार्थी जो है इस एग्जाम
परीक्षा में जो है क्या हो पाएगा बेटा, क्वालिफाई हो पाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ इस चीज की भी खुशी मनानी है कि भैया चलो कम से कम फालतू के लोग अब अंदर नहीं आएंगे जो तुक्के में अंदर हो जाते, अब अच्छे ही बच्चे आएंगे, क्रीम बच्चे आएंगे। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। बाकी का एग्जाम पैटर्न की यानी परीक्षा योजना बिल्कुल सेम है, 2022 में जो थी, 2024 में जो थी, वही 2025 में है। ठीक है, तो यहां पर इस जो बिंदु है उसको ही ध्यान में रखना है। बाकी का क्या लिखा हुआ है, तो ये पहले भी था, क्या था बेटा, छठवां जो बिंदु इसमें यही कहा गया है कि 40 अंक आपको कम से कम मिनिमम हर पेपर पर मिनिमम 40 अंक प्राप्त होने होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40 अंक आपको लाने हैं, 40% अंक आपको कम से कम लाने हैं, 40% लाने हैं। ठीक है, तो पहला पेपर 50 नंबर का है, तो 50 का 40% निकाल के उतने अंक मिनिमम चाहिए। ठीक है, 5 चौको 20 यानी 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसे ही 150 का है तो 15 चौके 60 यानी 60 क्वेश्चन सही कम से कम होने चाहिए। तो आपको मिनिमम 40% अंक लाने हैं। ठीक है, इसमें 10% अंकों की छूट SC ST OBC को दी गई है, यानी SC ST OBC को मात्र 30% अंक लाने हैं। यानी कह सकते हो आप कि जनरल के लिए 40% क्वालिफाई है और SC ST OBC के लिए 30% क्वालिफाई है। ठीक है, इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं। बाकी सारी बातें पूर्व में जो थी वही है, तो इन पर ज्यादा अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिलेबस भी समझना है, सिलेबस क्या है। हालांकि पूर्व का सिलेबस है तो बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं जाएगी समझने में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें बेटा हम, तो इसके बाद अगर देखिएगा यहां आगे आपका पेपर केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही आने वाला है, तो इसमें और ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इसमें आप ये विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वैसा और कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम सीधी बात कर लेते हैं बेटा किसकी, सिलेबस की। तो हमारी परीक्षा योजना पूर्व में क्या थी, जिन बच्चों को नहीं पता है उसको मैं उनको बता देता हूं, बाकी जिनको पता है उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में ही ये हमारा एग्जाम का सिलेबस आया था, जो अभी सेम का सेम हूबहू है, और इसी में 12 जुलाई को पेपर होने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला जो प्रश्न पत्र है वो GS का प्रश्न पत्र है, और GS के प्रश्न पत्र में क्या है बेटा, प्रश्न पत्र में आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर आधारित ज्ञान चाहिए। ठीक है, इसके लिए 5 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य की है, जिसमें इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी यूनिट मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी ऑफ MP से संबंधित है, MP की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। इसके बाद अगर आप देखोगे बेटा, तो फिर जो हमारी तीसरी यूनिट है वो तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र की है, जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप पढ़िएगा। और जो हमारी चौथी यूनिट है, अगर बात करें जो हमारी कौन सी यूनिट है बेटा, चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, यानी इसमें आपको इंटरनेशनल और नेशनली जितनी भी करंट अफेयर से संबंधित घटनाक्रम हुई हैं वो सब पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट का टॉपिक है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर 5वीं जो यूनिट है बेटा वो हमारी ICT की है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें ICT से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 5 यूनिट है, एक हिस्ट्री की है, एक ज्योग्राफी की, एक इकोनॉमी और पॉलिटी की है। ठीक है, चौथी यूनिट करंट की हो, 5वीं यूनिट है हमारी किसकी बेटा, ये हमारी ICT से संबंधित है। तो 5 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार सिलेबस देखा है, इस सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें आपको अलग अलग जो है 5 यूनिट दी गई हैं। हालांकि PSC की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये सेम यूनिट है। ठीक है, तो उनको ये बारे में पता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला जो बच्चा है उसको ये नहीं पता अगर है, तो ये सिलेबस आपकी आयोग की जो है साइट पर डला हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था बेटा पहला पेपर। अब हम देख लेते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो दूसरे पेपर का सिलेबस क्या है, दूसरे पेपर में अपना आ जाएगा बेटा ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वालों के लिए, इंग्लिश वाले देख लेना। अब आ जाता है बेटा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का दूसरा पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स के होंगे। इसमें पहली यूनिट किसकी है बेटा,
पहली यूनिट ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड रहने वाली है। इसमें ज्योग्राफिकल थॉट हमारी इकाई पहला है, भौगोलिक विचारधारा और इतिहास से संबंधित है। ज्योग्राफिकल थॉट में देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाएगी। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जिसमें एग्जाम के सिलेबस के एस्पेक्ट से कि कौन से सिलेबस में कौन सी जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको पढ़ना चाहिए और कौन से इन पॉइंट को जो है छोड़ देना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि सिलेबस में कौन सी चीजें पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर इसमें अभी के लिए क्या है कि सिलेबस में बहुत सारी चीजें समाहित है, आपको बस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है। हालांकि पूर्व का सिलेबस है, नए विद्यार्थियों के लिए देखना जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है वो किसकी है, ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, दूसरी यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। दूसरी यूनिट जो है हमारी वो जियोमॉर्फोलॉजी की है। किसकी है बेटा, जियोमॉर्फोलॉजी की है, जिसमें हमें भू आकृतियों के बारे में या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो हमारी लैंडस्फॉर्म है उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी दूसरी यूनिट है। हालांकि आप इसको देखोगे तो सेट एग्जाम में जो सिलेबस दिया है, सेट एग्जाम का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस जो है किसकी है, यूनिट नंबर 2 का है। वहां पर ये यूनिट बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जियोमॉर्फोलॉजी है सेम लगभग सिलेबस रखती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें बेटा नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट क्लाइमेटोलॉजी की है। क्लाइमेटोलॉजी की जो यूनिट है सेम सेट की जैसी ही यूनिट है, वैसे ही सेट के जैसे ही है हमारी इस असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट, तो सेम है। तीसरे में क्लाइमेटोलॉजी है। चौथे में देखें तो ओशिनोग्राफी है बेटा। अगर बात करें तो ओशिनोग्राफी हमें चौथी यूनिट में दिखती है, ये भी सेम हो जाती है सेट के जैसे ही, इसमें कोई अलग नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर सेट में और नेट में सेम है। इन यूनिट्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ दिया गया, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे बेटा तो हमारी पांचवी जो यूनिट है, पांचवी यूनिट किसकी है बेटा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाली है। तो जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल की है। जनसंख्या भूगोल अलग पढ़ना है और सेटलमेंट यानी अधिवास भूगोल अलग पढ़ना है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छी वे में पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ऑल एग्जाम प्लेस के आप अगर ऐप पर जाएंगे तो आपको इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड ज्योग्राफी के लिए क्या मिलने वाला है बेटा, बैच मिलने वाला है। बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं और इसमें सभी की सभी यूनिट में कवर कर रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से इसमें जो है आपको एनरोल करना है और ये बैच को परचेस कर लेना है। 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक बार एपी बन जाओगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आई बात समझ में? तो बिल्कुल भी इसमें आप, और ये भी बस समझना कि 6 महीने हम अपने से तैयारी कर लेंगे और बहुत ज्यादा इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं बेटा, कंपटीशन बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी तैयारी का जो मौका मिल रहा है वो बिल्कुल भुना लो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखें हम नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारी छठवीं यूनिट है, जो राजनीतिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन और विकास से संबंधित है। इस यूनिट में सेट एग्जाम में बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन नेट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत कम सिलेबस दिया गया है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि सेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि वो सीधा नेट के सिलेबस के बिल्कुल समान है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बहुत छोटा है। तो ये आपके लिए फायदा होगा, जिसने सेट की तैयारी ढंग से कर ली, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी वो मक्खन की तरह कर लेगा। इसलिए सेट निकलने वाले बच्चे का एपी निकल जाता है। ये बात बिल्कुल सही कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सेट में वो इतनी मेहनत करता है कि नेट आराम से हमारा एपी आराम से निकाल लेता है, क्योंकि एपी का तो सिलेबस बहुत ही छोटा है। ठीक है, बस अकेले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो सेट के लिए भी तैयारी चल रही है, जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह सकते हैं हम क्या, 7वीं यूनिट इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल से संबंधित चीजें इसमें दी गई है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट है बेटा 8वीं यूनिट भारत का भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जो बहुत ही छोटा सा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, तो 9वीं यूनिट बेटा कार्टोग्राफी से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, जो मानचित्र कला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बड़े टफ पड़ जाते हैं, बनते नहीं है। तो इसलिए इस यूनिट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आगे हम इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि 9th यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट में जो है बेटा वो 10th यूनिट आती है। 10th यूनिट की बात करें तो 10th यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश का भूगोल है।
जो मध्य प्रदेश का भूगोल आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ना है और उसी में से कुछ और टॉपिक एक्स्ट्रा करके इस 10 यूनिट में भी पढ़ने हैं। तो यहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा कि अगर मध्य प्रदेश का भूगोल आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो दोनों यूनिट कवर हो जाएगी, वहां की यूनिट दूसरी कवर हो जाएगी, यहाँ की लास्ट यूनिट कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हुआ पूरा का पूरा एग्जाम का के पैटर्न के हिसाब से सिलेबस जो है आपका वो सिलेबस है। 10 की 10 यूनिट इसमें मैंने आपको बता दी है। तो इन 10 यूनिट में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में दिमाग में अच्छे से रखना है और बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। अगर आपको लगता है तैयारी अच्छी नहीं हो रही तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ना ही आपको से ये कह रहा हूं कि भैया बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से कि भैया करना ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं और तैयारी आपकी उतनी अच्छी घर पे नहीं हो पा रही है तो किसी के मार्गदर्शन में रहकर तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। आप ऑल एग्जाम प्लेस के साथ जुड़ना चाहते तो भी अच्छा है, नहीं जुड़ना चाहते किसी और के साथ जुड़ो, पर मार्गदर्शन में तैयारी जरूर करो बेटा, ठीक है। क्योंकि बेटा 6 महीने में कहने को तो बहुत लंबा टाइम है लेकिन बहुत छोटा टाइम है, बड़ा सिलेबस है। अगर आपका भी सेट नहीं निकला है तो सेट निकालना है, फिर उसके बाद नेट निकालना है, और नेट अगर क्वालिफाई है तो भैया फिर एपी में लग जाओ आप, ठीक है। एपी आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसलिए मार्गदर्शन में ही तैयारी करें, ज्यादा अच्छा है। आप चाहें तो ऑल एग्जाम प्लेस के साथ जुड़कर इस बैच का क्या ले सकते हैं बेटा, लाभ ले सकते हैं मात्र 1999 रुपए में, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया है और साथ ही साथ हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।